हेलो मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली के 10वें भाव के बारे में। तो 10वां भाव हमारे कर्म मतलब हमारे कार्य, जिस कार्य से हम लोग अपनी जीविका चलाते हैं, समाज में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जो कार्य हम लोग करते हैं, उन कार्यों को दर्शाने का कार्य करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोग किन किन बातों का विचार करेंगे 10वें भाव की सहायता से, तो पहला है जातक का कार्य क्षेत्र, मतलब जो नेटिव है, जिसकी कुंडली को आप देख रहे हैं, वो किस क्षेत्र में, किस एरिया में कार्य करेगा, मतलब उसका कर्म क्षेत्र क्या है। जातक का मान सम्मान, ठीक है, उसे समाज में क्या रिस्पेक्ट मिलेगी, कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, इसके बारे में भी अगर आपने विचार करना है तो आपको जन्म कुंडली के 10वें भाव पर विचार करना पड़ेगा। समाज में उसकी पोजीशन क्या है। अब देखिए, रिस्पेक्ट मिलती है लोगों को, अपनी उम्र के कारण भी मिलती है, लेकिन वो समाज में किस पोजीशन पर है। मतलब जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई कमेटी बनती है, तो उसके अंदर वो कहाँ पर रहता है। रिस्पेक्ट मिलना अलग बात है, लेकिन रिस्पेक्ट मिलता है लेकिन वो हमेशा लोअर पोजीशन पर रहता है, तो इसका मतलब है कि 10वां भाव उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन रिस्पेक्ट मिलती है, उसके साथ साथ वो हमेशा टॉप पोजीशन पर रहता है, तो इसका मतलब है कि 10वां भाव उसका स्ट्रांग है या उसे सपोर्ट कर रहा है। तो समाज में अगर किसी व्यक्ति की पोजीशन के बारे में या उससे समाज में कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, इन दोनों चीज़ों के बारे में अगर हमने आकलन करना है तो हमें जन्म कुंडली के 10वें भाव पर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब उसी को हमने रीड करना है। जातक की नौकरी या उसका जो बिजनेस होगा, व्यवसाय होगा, वो कौन से क्षेत्र में होगा, इसका विचार करने के लिए भी हम लोग जन्म कुंडली के 10वें भाव पर देखते हैं। उसकी कुंडली में, उसका मतलब नेटिव, जिसके चार्ट को आप लोग देख रहे हैं, उसकी कुंडली में प्रोग्रेस के कितने योग हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, कार्य करते हैं, कोई जॉब करते हैं, लेकिन उनकी जॉब में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होती। वो जिस पोजीशन पर अप्लाई करते हैं, जहाँ पर नौकरी करना स्टार्ट करते हैं या जो छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा उसी के आसपास ही जीवन भर रहते हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो अगर ये देखना है कि जातक अपने जीवन में कितनी प्रोग्रेस करेगा, तो इसके लिए भी हम लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव पर विचार करना पड़ेगा। अब हम कुछ रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो 10th हाउस से संबंधित हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग 10th हाउस का आकलन कर सकते हैं। तो पहला जो रूल है वो जॉब से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जब भी हम बात करेंगे जॉब की, तो जॉब में बिजनेस भी आएगा, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंस की, तो सेकंड हाउस फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है। अब क्योंकि जॉब के बारे में बात हो रही है, तो जॉब के लिए इंटरव्यू जरूरी होता है। तो अगर आप जॉब पर आकलन कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति परफॉर्मेंस कैसी करेगा इंटरव्यू में, या इंटरव्यू में वो पास होगा या फेल होगा, तो उसके लिए आपको 3rd हाउस को देखना पड़ेगा। फिर बात आती है जॉब की, नौकरी, जिससे हम लोगों को सैलरी मिलेगी, तो इसके लिए हम लोगों को 6th हाउस को देखना पड़ेगा। इसके बाद बिजनेस, यदि कोई व्यक्ति अपना खुद का कार्य करना चाहता है, तो खुद के कार्य के लिए 7th हाउस को देखना पड़ेगा। अगर अब ऑब्वियस सी बात है, जब व्यक्ति जॉब के लिए जाएगा तो वो इंटरव्यू देगा, तो वो कैसी परफॉर्म करेगा वहाँ पर, उसके लिए हम लोगों को 3rd हाउस देखना है। और जो इंटरव्यू का पैनल है, वो हमारे फेवर में होगा या हमारे फेवर में नहीं होगा,
उसके लिए हम लोगों को 9th हाउस देखना है, उसका पोजिशनल स्टेटस, उसका ऑक्यूपेशन मतलब उसका कार्य क्षेत्र या उसका पोजिशनल स्टेटस समाज में कैसा होगा, उसके लिए हम लोग 10th हाउस को देखते हैं। और जैसा कि आप लोग हमेशा पिछले वीडियो में पढ़ते आए हैं कि जो 11th हाउस होता है वो हमारी सफलता को दर्शाता है, हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मतलब हमारी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। ये हाउस जब सपोर्ट करता है तो ही हमें अपने कार्य क्षेत्र से लाभ प्राप्त होता है। अब हम लोग बात करते हैं रूल फॉर गेटिंग जॉब। तो सबसे पहले आप लोग अगर जॉब पर आकलन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो जॉब करेगा या नहीं करेगा, तो आप 10th कस्पल सबलोड को देखें। अगर 10th कस्पल सबलोड सिग्निफाई करता है छठे भाव को या किसी भी प्रकार से वो छठे भाव से संबंधित है तो व्यक्ति जीवन में नौकरी करेगा। दूसरा जो रूल है वो आप छठे 6th हाउस के कस्पल सबलोड को देखिए। अगर वो सिग्निफाई करता है 2nd हाउस को या छठे भाव को या 10th हाउस को या इनमें से किसी एक को या एक से ज्यादा को, देखिए जितने ज्यादा हाउस को वो सिग्निफाई करेगा उसकी जॉब का स्टेटस उतना ही अच्छा होगा। तो अगर वो 2nd हाउस को सिग्निफाई करता है, 6th हाउस को सिग्निफाई करता है या 10th हाउस को सिग्निफाई करता है तो उसके जॉब करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब 9th हाउस को भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति जॉब के लिए जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा और इंटरव्यू में जो पैनल है उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 9th हाउस से। तो अगर 9th हाउस का कस्पल सबलोड सिग्निफाई करता है 2nd हाउस को या 6th हाउस को या 10th हाउस को या 11th हाउस को, अब इनमें से एक को भी कर सकता है या एक से ज़्यादा को भी कर सकता है। तो अगर 9th कस्पल सबलोड इनमें से किसी एक भाव को या एक से ज़्यादा भाव को सिग्निफाई करता है तो व्यक्ति को जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है जब इंटरव्यू पैनल उसके फेवर में होगा तो उसे जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो क्योंकि गवर्नमेंट का जो सिग्निफिकेटर है वो सन होता है, सूर्य, तो अगर सन हमारी कुंडली में छठे भाव को सिग्निफाई करे या किसी भी प्रकार से छठे भाव के साथ कनेक्टेड हो तो गवर्नमेंट जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप कभी भी विचार करते हैं तो आप सन को देखिए कि क्या वो छठे भाव को किसी भी प्रकार से कनेक्ट हो रहा है उसके साथ या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो जो गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जॉब मिलेगी कब? तो जब जो डीबीए, बहुत से लोग पूछते हैं डीबीए, तो डीबीए का मतलब दशा भुक्ति अंतरा। तो आप इसे समझिए, डी महादशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी अंतरदशा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ए पर्यंतर दशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो डीबीए के सिग्निफिकेटर्स होंगे, जो आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप कुंडली बनाएंगे तो आपको हर हाउस के सिग्निफिकेटर्स मिल जाएंगे। तो जो डीबीए में जो सिग्निफिकेटर होंगे, अगर वो दूसरे भाव, छठे भाव और 10th भाव को सिग्निफाई करते हैं तो बड़ा आसान तरीका, आप कुंडली बनाइए, सॉफ्टवेयर में जाकर देखिए कि दूसरे भाव के सामने ए बी सी डी इस तरीके से कौन कौन से प्लैनेट्स लिखे हैं। फिर भुक्ति में जाकर, 6th हाउस में जाकर इसी तरीके से देखिए और इसी तरह 10th हाउस में जाकर देखिए। और अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा और समझना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने
डीबीए के बारे में अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो व्यक्ति को जॉब कब मिलेगी? व्यक्ति को जॉब मिलेगी जब डीबीए के जो सिग्निफिकेटर होंगे वो सेकंड, सिक्स्थ और 10th हाउस को सिग्निफाई करते होंगे, तो ही उस व्यक्ति को जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब बात आती है कि व्यक्ति आमतौर पर होता क्या है, आपके पास आएगा अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं और कहेगा मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया, क्या मेरा सफल हो पाऊँगा मैं वहाँ पर, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आमतौर पर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने यहाँ पर ये देखना है कि आपका जो नेटिव है उसका इंटरव्यूज़ के फेवर में होगा या नहीं होगा। तो क्या करें? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इस तरह की जो क्वेरी आप लोगों के पास आएगी उसे आप होरारी की हेल्प से चेक कीजिए। मतलब अगर आप नाटाल चार्ट की जगह होरारी चार्ट का यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उससे एक होरारी नंबर लीजिए और उसके बेस पर एक होरारी चार्ट बनाइए। अब उस होरारी चार्ट में आप क्या देखिए, क्योंकि व्यक्ति ये चाहता है कि, क्योंकि व्यक्ति जब आपके पास आया तो वो एक इच्छा लेकर आया, और इच्छा क्या है कि वो इंटरव्यू में सफल होगा या नहीं होगा। तो इच्छा पूर्ति 11th हाउस, और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भाव होते हैं वो होते हैं 3 और 9। तो यदि 11th हाउस का कस्पल सबलोड सिग्निफाई करता है 3rd और 9th हाउस को, तो व्यक्ति के जो चांसेज हैं इंटरव्यू में सफल होने के वो ज़्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं रूल फॉर प्रमोशन, कि व्यक्ति एक जॉब में लगा हुआ है और वो ये जानना चाहता है कि उसे प्रमोशन कब मिलेगी। तो इसके लिए भी आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर भी इच्छा आ रही है, तो अगर 11th कस्पल सबलोड सिग्निफाई करता है 2nd, 6, 10, 11, इनमें से किसी एक भाव को या एक से ज़्यादा भाव को, जितने ज़्यादा भाव को सिग्निफाई करेगा प्रमोशन के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे या उतनी ही अच्छी प्रमोशन होगी। तो अगर 11th कस्पल सबलॉट सिग्निफाई करता है 2nd, 6th, 11 या 10th हाउस को, तो व्यक्ति के प्रमोशन के चांसेस बनते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनकर आता है कि भाई प्रमोशन कब होगी। तो इसके लिए आपको डीबीए दशा भुक्ति अंतरा चेक करना पड़ेगा। तो दशा भुक्ति अंतरा किसका होना चाहिए? उन सिग्निफिकेटर्स का होना चाहिए जो 10th हाउस या 11th हाउस को सिग्निफाई करते हैं। ठीक है, तो उनकी दशा में व्यक्ति की प्रमोशन होगी। अगर आप प्रमोशन के बारे में ही चेक कर रहे हैं लेकिन होरारी की हेल्प से चेक कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक होरारी नंबर लेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि 10th कस्पल सबलोड सिग्निफाई करता है 2, 6, 10, 11 को या इनमें से किसी एक या दो भाव को। तो सबसे पहले तो आपने एक होरारी नंबर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, 10th कस्पल सबलोड को चेक करना है कि वो दूसरे, छठे, 10वें और 11वें इनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा भाव को सिग्निफाई करता है या नहीं करता है। अगर वो करता है तो व्यक्ति के जो प्रमोशन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। अब अगर 10th कस्पल सबलोड वक्री है तो फिर प्रमोशन कब होगी? तो फिर आपको नेटिव को ये कहना पड़ेगा कि जब ये मार्गी होगा। अब आप कैलकुलेट करके खुद देख सकते हैं कि वो जो प्लेनेट है वो मार्गी कब होगा। तो जब भी वो प्लेनेट जो 10th कस्पल सबलोड है वो मार्गी होगा तभी उसको प्रमोशन होगी। लेकिन इसके लिए ऊपर का 2nd नंबर का रूल्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर 2nd नंबर का रूल सेटिस्फाई होता है तो ही आपने ये देखना है कि वो वक्री है या मार्गी है। अगर मार्गी है तो जल्दी, और अगर वक्री है तो समय लगेगा। कब तक का? जब तक वो मार्गी नहीं होता।
और अगर टेंथ कस्पल सबलोड खुद वक्री नहीं है, लेकिन ऐसे प्लेनेट के स्टार में बैठा है जो वक्री है, मतलब वो खुद, मान लीजिए बुध फॉर एग्जाम्पल कोई प्लेनेट ए किसी दूसरे प्लेनेट बी के स्टार में बैठा है, तो रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर ए प्लेनेट जो कस्पल सबलोड है 10th हाउस का वो वक्री है तो प्रमोशन होगा, लेकिन कब होगा? जब ए मार्गी होगा। लेकिन 5th रूल आपको ये कह रहा है कि अगर ए का स्टार लोड, मतलब जिसके स्टार में ए बैठा है, अगर वो प्लेनेट खुद वक्री है, मतलब जो बी है, मतलब ए बी के स्टार में बैठा है और बी वक्री है, तो प्रमोशन के चांसेस ना के बराबर है। मतलब आप मना ही कर सकते हैं कि आपकी प्रमोशन नहीं हो पाएगी। तो दोनों तीनों रूल को एक दो बार आप समझने का प्रयास कीजिए। अब एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ अर्निंग, मतलब व्यक्ति ऑब्वियस सी बात है कमाएगा तो कमाएगा, एक सोर्स से कमाएगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, एक से ज़्यादा बिजनेस करते हैं। कुछ लोग बिजनेस करते हैं और पैसा शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक से ज़्यादा सोर्स हो गए। नौकरी करते हैं और प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये भी एक तरीके से एक से ज़्यादा सोर्स हो गए कमाई के। तो कब ऐसा हो सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो मरकरी होता है ये हमारा ड्यूअल नेचर प्लेनेट होता है। तो जब भी आप दो के बारे में सोचें तो मरकरी के बारे में जरूर सोचें। अब अगर 10th कस्पल सबलोड मरकरी है, पहला रूल कि अगर 10th कस्पल सबलोड मरकरी है या 10th कस्पल सबलोड ड्यूल नेचर के राशि में है, तो कौन कौन सी होती हैं? जेमिनी, मिथुन, सेजिटेरियस और मीन, पाइसेस। अब या तो 10th कस्पल सबलोड मरकरी हो या वो ड्यूल नेचर की साइन में हो, मतलब द्विस्वभाव की राशि में, या 10th कस्पल सबलोड मरकरी के स्टार में हो, मतलब मरकरी खुद तो 10th कस्पल सबलोड ना बने, लेकिन जो भी प्लेनेट 10th कस्पल सबलोड बने, मरकरी वो मरकरी के स्टार में हो, मरकरी उसका स्टार लोड हो। या 10th कस्पल सबलोड ऐसे प्लेनेट के स्टार में हो जो खुद ड्यूल साइन में बैठा हो, मतलब या तो 10th कस्पल सबलोड मरकरी के स्टार में हो, और अगर वो मरकरी के स्टार में नहीं है, किसी और प्लेनेट के स्टार में है, तो वो जो स्टार लोड है वो किसी ऐसी राशि में बैठा हो जो ड्यूल नेचर की होती है, जो ऊपर लिखी है। ठीक है, तो अगर इन पांचों रूल में से कोई एक या एक से ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं व्यक्ति को कि भाई आपके जो अर्निंग के सोर्सेज हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, मतलब वो एक से ज़्यादा तरीके से अपने जीवन में धन कमाएगा। अब कभी कभी आदमी अपनी नौकरी को छोड़ देता है या कभी कभी छोड़नी पड़ जाती है, तो उसके लिए क्या रूल है? अगर छठा भाव का जो कस्पल सबलोड है वो सिग्निफाई करता है 159, ठीक है, 10th कस्पल सबलोड सिग्निफाई करता है 159, तो व्यक्ति अपनी जॉब को छोड़ देता है या उसकी नौकरी छूट जाती है। अब नौकरी छूटती है तो कुछ समय बाद नई भी मिल जाती है, कभी कभी तुरंत मिल जाती है, कभी कभी बहुत समय के बाद मिलती है, तो उसमें क्या है? तो अगर 6th और 10th कस्पल सबलोड सिग्निफाई करें 2, 6, 10, 11 नौकरी के भाव, और इसके साथ साथ 159 इन्हें भी सिग्निफाई करें, तो अब नौकरी पाने के भाव को भी सिग्निफाई कर रहे हैं और नौकरी छोड़ने के भाव को भी सिग्निफाई करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी करंट नौकरी को छोड़ता है, उसे तुरंत एक नई जॉब मिल जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति छोड़ता ही तब है
जब उसे दूसरी जॉब मिल जाती है। ठीक है, लेकिन अगर वो केवल 159 को सिग्निफाई कर रहा है, उसके साथ 2, 6, 10, 11 इनमें से किसी भाव को सिग्निफाई नहीं कर रहा है, तो फिर नौकरी मिलने में थोड़ा समय लगेगा। तो आइए इस बात को थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। ये सामने जो कुंडली है ये बिल गेट्स की कुंडली है, और हमने ये देखना है कि उनका, आप लोग सब जानते हैं उनके बारे में, कि उनका सामाजिक स्तर इतना ऊंचा क्यों रहा, उन्होंने इतना पैसा कैसे कमाया, तो क्या कुंडली ऐसा कुछ बता रही थी उसके बारे में। तो हमने यहाँ पर क्या देखना है, हम लोग बहुत डीप में जाकर एनालिसिस नहीं करेंगे, केवल रूल को समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो कुंडली में अगर हम देखें यहाँ पर 10th हाउस, तो जो 10th हाउस का कस्पल सब लोड है वो मून है। ठीक है, मून 10th हाउस का कस्पल सब लोड है। अब मून का स्टार लोड, तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं, ये मून है, और मून का स्टार लोड है सैटर्न, और उसका सब लोड है जुपिटर। तो आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं मून को। 10th कस्पल सब लोड कौन है? मून। अब मून सिग्निफाई करता 1 to 10 को, ध्यान से देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 to 10। अब यहाँ पर 2 और 10 आ गए। ठीक है, अब मून क्योंकि 2 और 10 को सिग्निफाई करता है, दूसरा भाव हमारे फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, 10th भाव हमारे पोजिशनल स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं हम लोग मून के स्टार लोड। तो मून का स्टार लोड सैटर्न है, और सैटर्न सिग्निफाई करता है 5, 7, 8, 9। ओके, यहाँ लिखा हुआ है ये, तो इसमें भी 7वां भाव आ गया। ठीक है, 9th भाव भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि ये फेवर, मतलब जब भी कोई मीटिंग होगी तो उसमें उसके फेवर में डिसीजन आएगा, तो 9th को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन 7वां भाव आ गया जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अब मेन आता है सब लॉर्ड, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में सब लॉर्ड ही जो प्राइम फैक्टर होता है, जो मेन डिसीजन लेता है। तो जुपिटर देखते हैं क्या कहता है। तो जुपिटर के बारे में अगर देखें तो जुपिटर सिग्निफाई करता है 2, 6, 10 को। अब अगर मैं यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन हाउस लिए हैं, मतलब जो ग्रीन नंबर लिए हैं, इन्हें मैं कंबाइन करता हूँ तो ये बनता है 2, 6, 7, 10। तो जैसा आपको पीछे बताया कि पोजिशनल स्टेटस के लिए 2, 6, 10 ये बहुत अच्छे भाव माने जाते हैं। 7वां भाव बिजनेस के लिए अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है कि व्यक्ति का जो पोजिशनल स्टेटस है, जो बिजनेस होगा, वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मून है, जो 10th हाउस का कस्पल सब लोड है, वो बहुत अच्छे तरीके से 2, 6, 10, 7 इस तरह के भावों को सिग्निफाई करता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के मन में एक विचार आ सकता है कि भाई 11th हाउस तो नहीं है, और आप लोग कहते हैं कि भाई जो लाभ होगा, जो बेनिफिट होगा, वो 11th हाउस से होगा। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको सब लोड के स्टार लोड को भी चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें जुपिटर को, तो जुपिटर का जो सब लोड है, सॉरी स्टार लोड है, वो केतु है। ठीक है, और केतु किसे सिग्निफाई करता है? 11th हाउस को। ठीक है, तो यहाँ पर जुपिटर 11th भाव के रिजल्ट भी देगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर केतु के स्टार में है, तो स्टार लोड होने के कारण उसे केतु के भावों के परिणाम भी देने हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इसे, तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि जो मून है वो अपने स्टार लोड और अपने सब लोड के द्वारा 2, 6, 7, 10, 11 इन भावों को स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है। ठीक है,
अब क्योंकि वो स्ट्रांगली सिग्निफाई करता है और ये सारे के सारे भाव व्यक्ति के बिजनेस, उसके पोजिशनल स्टेटस के बारे में बताते हैं और उसके स्तर को भी बताते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे कहा था कि जितने ज़्यादा भाव सिग्निफाई करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। यहाँ तो सारे ही भाव आ गए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि ये व्यक्ति बिल गेट्स, आप लोग सब जानते हैं, अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों पर क्यों पहुंचा। क्योंकि उसका जो 10th कस्पल सबलॉर्ड है मून, उसने स्ट्रांगली सिग्निफाई किया उन सभी भावों को जो उसके फाइनेंस के लिए, जो उसके बिजनेस के लिए, जो उसके पोजिशनल स्टेटस के लिए और जो उसके फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर के लिए उत्तरदायी थे या उन भावों को सिग्निफाई कर रहे थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।